हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जनवरी। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, संघर्ष पिता से सीखें, संस्कार माँ से सीखें, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। यानी कि अगर आपको लाइफ में स्ट्रगल के बारे में जानना है तो आप अपने पिता की लाइफ स्टाइल देखिए, आप समझ जाओगे कि लाइफ में कैसे कैसे संघर्ष आते हैं और हमें कैसे उससे निपटना चाहिए। और अगर बात करें संस्कार के बारे में तो आप दुनिया का हर एक संस्कार अपनी माँ से सीख सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का जो शुरुआती स्कूल होता है वो उसका परिवार होता है। तो परिवार से आप सब कुछ सीख सकते हो A to Z। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने परिवार में आया करो तो हमेशा दिल से सोचा करो। परिवार के बारे में जहां आपने दिमाग लगा करके सोचना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप अपने उस परिवार से अलग होते जाते हो और वो परिवार बिखरता चला जाता है। तो परिवार में हमेशा आप दिल से आइए, दिमाग कभी मत लगाइए। और यहाँ पे बात हो रहा है माँ और पिता का। तो जब आप माँ बोलते हो माँ, तो आपका जो माउथ है, मुंह है, वो खुल जाता है। बोलो आप माँ। इसका मतलब है कि आप अपनी माँ से हर एक चीज़ खोल करके बोल सकते हो, बात कर सकते हो। वहीं अगर पिता को हम लोग अगर बाप बोलते हैं तो वहाँ पे आपका मुंह होता है बंद। बोलिए आप बाप। यानी कि आप हर बात अपनी पिताजी से खुल करके नहीं बोल सकते हो। इसीलिए हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी माँ से अपनी हर एक प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ बताना चाहिए माँ से। अगर आप ऐसा चीज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को गलत डायरेक्शन में, गलत चीज़ों में नहीं पाओगे। तो आज से अगर ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में तो आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे और आपकी लाइफ में मैक्सिमम जो टेंशन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए माँ से खुल करके हर बातें किया करो। ओके, तो इसको इंप्लीमेंट करिए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं? यानी कि बताना है कि जो DBS बैंक इंडिया है इसके हाल ही में CEO कौन बने हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे बने हैं C, रजत शर्मा जी। कौन बने हैं? रजत शर्मा जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। RBI ने रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये इनकी फोटो है रजत वर्मा जी की। ये किनका स्थान लेंगे? सुरोजित सोम का। किनका? सुरोजित सोम जी का यह स्थान लेने वाले हैं। वर्मा के नेतृत्व में सस्टेनेबल फाइनेंस पर जोर दिया गया है और DBS इंडिया को इस क्षेत्र में इसके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। तो इनका फोकस रहेगा कि सस्टेनेबल फाइनेंस आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे बात हो रहा है DBS बैंक के बारे में। ये जो DBS बैंक है बेसिकली ये कहाँ का बैंक है? ये है सिंगापुर का एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग सेवा है। सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वहीं पे सिंगापुर में स्थित है। स्टार्टिंग में इसका नाम था डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBS। और अगर बात करें भारत में इसका पहला कार्यालय कब खुला था? 1994 में मुंबई में खोला गया था। तो ये रहा DBS बैंक के बारे में। तो जो वर्मा जी अभी नियुक्त हुए हैं उनका जो नियुक्ति हुआ है RBI के द्वारा किया गया है भारत में। तो देख लीजिए RBI के भी बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो RBI है इसका स्थापना हुआ था भारत में 1935 में। इसका जो केंद्रीय कार्यालय है वो मुंबई में है, लेकिन शुरुआत में जो कार्यालय था वो कहाँ पे था? कोलकाता में था। और इसके जो सबसे पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबर्न स्मिथ जी। ये इनकी फोटो है। ये तो थे फॉरेनर, विदेशी। अगर बात करें इसका पहला भारतीय गवर्नर कौन था तो वो थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी। ये इनकी फोटो है और यही हमारे देश के पहले अर्थ मंत्री भी रहे हैं। और अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में 2018 से लेकर के 2024 तक कौन थे RBI के गवर्नर? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी। ये 2024 में चेंज हो गए हैं। अब इनके जगह पे 26वें नंबर पे एक नए गवर्नर आए हैं। उनका नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, संजय मल्होत्रा जी। यानी कि प्रेजेंट टाइम में RBI के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी। और ये इनकी है फोटो। तो ये हो गया RBI के भी बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? नमामि गंगे योजना के तहत फल्गु नदी को पुनर्जीवन मिलेगा, इसका अन्य नाम क्या है? यानी कि जो फल्गु नदी है इसको और किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका अन्य नाम है C, निरंजना। क्या नाम है? निरंजना। देखिए इसके बारे में डिटेल में। नमामि गंगे मिशन ने निरंजना नदी के कायाकल्प की ओर अगला कदम बढ़ाया है। झारखंड के चतरा से उद्गमित होकर के बिहार के गया से बहने वाली यह नदी
केवल जलधारा नहीं बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत ही फेमस गौतम बुद्ध जी ने बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उर्वेला नामक गांव में ही ज्ञान की प्राप्ति किए थे। यानी कि बुद्ध जी को इसी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये बहुत ही अनुयायियों के लिए फेमस और बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये है निरंजना नदी, कहाँ पे है? बिहार में है। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है इसके बारे में कि ये गौतम बुद्ध जी का यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के बारे में हमारे एग्जाम में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बार बार आता रहता है, तो वो उनका संगतियाँ हैं कि बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, कौन सा अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे इसका ये चार्ट है। आपको यहाँ पे देखना है कि प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप जी और किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। ओके। और अगर बात करें दूसरा तो ये हुआ था सीधे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे सबा कामी जी और शासनकाल था काला शोक जी का। और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र जी और शासनकाल था अशोक जी का। ये चौथे नंबर का हुआ था पहली शताब्दी में, ये हुआ था कश्मीर में और वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र जी और शासन था राजा कनिष्क का। तो ये रहा बौद्ध संगीति के बारे में। यहाँ से एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी आपको ये समय पूछ देगा कोई भी दे करके यहाँ पे, या फिर अध्यक्ष पूछ देगा, या फिर किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछ देता है, और ये स्थान तो पूछता ही पूछता है। यानी कि ये जो आपका चार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको आप सेव कर सकते हो। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला क्या है? हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? यानी कि अब कौन से एयरलाइन में अब आपको वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिलने वाला है आपको एयर इंडिया में। डी किस में मिलने वाला है? एयर इंडिया में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। यानी कि अगर कोई भी उड़ान सिर्फ भारत में हो रही है तो वहाँ पे वाईफाई देने वाला ये पहला एयरलाइन बन गया है। कौन? एयर इंडिया। ओके। लेकिन उसमें भी ये हर प्लेन में नहीं होने वाला है। ये जो सर्विस होगा ये एयरबस A350, बोइंग 787-9 और कुछ A321 नियो विमानों में ये बस मिलने वाला है। यानी कि ये शुरुआत हो रहा है कुछ कुछ विमानों में। इन फ्लाइट वाईफाई जो है ये 10,000 फीट से ऊपर होने पर एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट करने की अनुमति देगा। कौन सा? इन फ्लाइट वाईफाई सेवा। बात हो रहा है यह सर्विस जो है अभी इंडिया में लोकल में भी मिलने लगा है, लेकिन यह सर्विस पहले से ही एयर इंडिया ने इंटरनेशनल रूट, जैसे कि कोई फ्लाइट अगर न्यूयॉर्क जा रहा है, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, तो उसमें ये पहले से अवेलेबल थी। ये पहली बार है जब ये डोमेस्टिक रूट पे भी अप्लाई कर रहा है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ओके। तो ये रहा एयर इंडिया के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का जो निर्णय है वो किस राज्य सरकार ने लिया है? तो बताइए कि अभी कहाँ पे होने वाला है। सामने ऑप्शन है, तो ये डिसीजन लिया गया है ए, बिहार सरकार के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। बिहार सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की प्रक्रिया के लिए समय सीमा जो है वो जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। पहले कब तक था? जुलाई 2025 तक का। तो अब एक साल बढ़ा दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है भू अभिलेखों का डिजिटल करना, यानी कि अब उसको डिजिटलीकरण में डाल देना है। यानी कि हर एक डाटा आपको डिजिटल रूप में मिलना अब उपलब्ध शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? सही लोगों की मदद और ऐसे मामलों से जुड़े विवादों का निवारण जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये फायदा होगा डिजिटल करने का। यहाँ पे बात हो रहा है जमीन के बारे में, भूमि के बारे में, यानी कि लैंड के बारे में। तो देख लीजिए कि हमारे संविधान में भूमि से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या प्रावधान पहले थे। तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का F है और अनुच्छेद जो 31 है ये पहले हमें प्रॉपर्टी का अधिकार देता था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने इसको हटा दिया। यानी कि अब जो हमारा ये भूमि का जो अधिकार है वो
मौलिक अधिकार नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये कानूनी अधिकार बन के रह गया। यानी कि अगर सरकार आपकी ज़मीन लेती है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ, ये है कि सरकार आपको कुछ मुआवजा दे सकती है, यानी कि अब सरकार कभी भी कोई भी ज़मीन चाहे तो ले सकती है। तो इसी के साथ हमारा जो संविधान है उसमें पहले 7 मौलिक अधिकार था, और अब जब एक हट गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा। लेकिन ये जो अप्लाई हुआ है ये भारत में हर जगह अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ऐसे एरिया है जहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। कौन कौन सा? संविधान में जो हमारा 5वां अनुसूची है इसमें 10 राज्यों के बारे में बताया गया है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। और संविधान में ही 6वें अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इन 2 एरिया को छोड़ करके ये पूरे भारत में अप्लाई होने वाला है, यानी कि भूमि जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ओके, तो ये रहा भूमि से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? यानी कि कौन से देश में हाल ही में टूरिस्ट टैक्स लगाया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये लगाया गया है सी, रूस में। कहाँ पे? रसिया में लगाया गया है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। रूस में एक नया पर्यटक टैक्स लागू हो गया है जो रिसोर्ट शुल्क को रिप्लेस करेगा। ये जो अप्लाई हुआ है ये 1 जनवरी 2025 से होटल्स और अन्य आवास में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का 1% देना होगा। यानी कि ये जो टैक्स है ये 1% अभी लागू हुआ है, जिससे क्या फ़ायदा होगा? रूस को क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचा को मजबूत करने में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ओके, और ये जो पर्यटन टैक्स है 1% अभी दिया जा रहा है, लेकिन 2027 तक इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 3% कर दिया जाएगा। यानी कि ये फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ये हो सकता है कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि 1 जनवरी 2025 से ही एंथ्रेसाइट, कुकिंग कोल और थर्मल कोल पर जो निर्यात शुल्क लगता है उसको ये हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बुरी न्यूज़ है जो रसिया घूमने वाले हैं। ओके, तो ये रहा रसिया देश के बारे में, रूस के बारे में। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। ये रहा रसिया देश। ओके, इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वोल्गा नदी के किनारे। ओके, और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक सी यहाँ पे है जो इससे टच हुआ है, और यहाँ पे है कैस्पियन सागर, ये भी यहीं पे टच हुआ है, और यहाँ पे ओब रिवर है, यहाँ पे येंसी रिवर है, यहाँ पे वाइट सी है, और यहाँ पे एक सी है चुक्सी सी। ये सब एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप इसका लोकेशन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक लीना रिवर है। तो ये रहा रसिया के बारे में। आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब टैक्स लगने वाला है जाने के लिए 1%। तो हो सकता है कि कुछ एरिया आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये रहा रसिया के बारे में। रसिया के बारे में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1917 में। ओके, और रूस ऐसा देश है जहाँ पे जो मानक समय होता है, मानक समय ये सबसे ज़्यादा है। कितना है? रूस 11 मानक समय को फॉलो करता है। 11 मानक समय। मानक समय वही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर एक देश का मीन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे भारत में कहाँ पे है? भारत में जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ओके, ये कहाँ से गुजरता है? ये यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो IST है भारत का, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? कितने राज्यों से? आपको संख्या बताना है, 3, 4, 5, 6। तो बताइए कि कितने राज्यों से गुजरता है ये भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू ए एजेस नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? यानी कि ये एक पुस्तक है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू ए एजेस। तो बताइए कि इस पुस्तक का जो विमोचन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? सामने ऑप्शन है, तो ये किया जा रहा है ए, अमित शाह जी के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ पे? नई दिल्ली में पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किया है। इस पुस्तक की विषय क्या है? इसका विषय है कश्मीर के बारे में, जो कि 8000 वर्षों से अधिक समय से भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि एक राजतरंगिणी है,
इसका जो संस्कृत संदर्भ है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर उपस्थित थे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बात हो रहा है ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी का भी कुछ इसमें संदर्भ शामिल है। तो ये अभी न्यूज़ में आ गया, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये पुस्तक कब की है, कौन लिखा है इसको। तो ये जो पुस्तक है ये है 12वीं शताब्दी की है। ओके, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? कल्हड़ जी के द्वारा। और इस पुस्तक में किसके बारे में अच्छे से बताया गया है डिटेल में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो एग्जाम में कई बार आता है कि कौन से पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आपको 4 पुस्तक का नाम दे देगा, तो राजतरंगिणी वो पुस्तक है। और कई बार सीधे एग्जाम में इस पुस्तक को देख करके पूछ देता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके रचयिता कौन है? कल्हड़ जी हैं। तो ये रहा इस पुस्तक के भी बारे में, तो आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे बात हो रहा है कश्मीर के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाया गया है। तो किस डेट को ये हटाया गया है आपको बताना है। ओके, चलिए आप डेट तुम्हें बता दे रहा हूँ, 5 अगस्त। आपको ईयर बताना है कि किस ईयर को ये हटाया गया है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से। तो आपको वो ईयर कमेंट करना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो बताइए कि अब कौन से देश में मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हो रहा है ए, जिम्बाब्वे में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। जिम्बाब्वे ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत मौत की सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। आपातकाल की स्थिति के दौरान मौत की सज़ा को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन में मौत की सज़ा दी जाएगी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एमर्सन मनांगाग्वा, ये इनकी फ़ोटो यहाँ पे, इन्होंने इस पर साइन कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक बार इनको खुद मौत की सज़ा हुई थी, तो हो सकता है कि इसके वजह से ये इसको समर्थन दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिम्बाब्वे में अंतिम बार किसी को साल 2005 में मौत की सज़ा दी गई है, यानी कि पिछले कई साल से किसी को भी मौत की सज़ा नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार सोच रही है कि अब इसको हम हटा देते हैं। ओके, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, किस वजह से हटाया गया है ये तो बात की बात है। ओके, बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका का, जस्ट उसी के पास में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, ये 2005 से फांसी पर रोक लगा रखा है। ये रहा दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अगर हम बात करें इस देश के बारे में जिम्बाब्वे, तो यहाँ पे देखिए ये रहा अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पे है इसका लोकेशन। यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं, ये रहा जिम्बाब्वे। और अभी हमने क्या बताया है कि फांसी की रोक कहाँ पे लगी हुई है? यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। जब आप मैप देखोगे साउथ अफ्रीका का, तो यहाँ पे एक देश के अंदर 2 देश पाए जाते हैं, तो वो है साउथ अफ्रीका, जिसमें 2 देश हैं। कौन कौन सा? लिसेथो और स्वाजीलैंड। तो ये जो है देश के अंदर 2 देश पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, तो ये रहा इस देश के बारे में। यहाँ पे आप अच्छे से इसको मैप को देख सकते हो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता रहता है। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अफ्रीका में ही कौन सा है? लेक विक्टोरिया। यहाँ पे अफ्रीका से एक क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में बार बार, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। वो ये आपको सिंपली बताना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें कितने देश पाए जाते हैं। यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें कितने देश स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में वाव धराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये वाव जो धराद है ये किस राज्य में नया जिला बना है आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है बी, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए इसके बारे में, गुजरात की जो सरकार है, भूपेंद्र पटेल जी की सरकार, इन्होंने वाव धराद को एक नया जिला घोषित किया है। इसका मुख्यालय धराद में होगा और ये किसको अलग करके, यानी कि किस जिले में से बनाया गया है? अलग करके बनासकांठा जिले को अलग करके ये बनाया गया है। अब इस राज्य में कितने हो गए टोटल जिले? 34। ओके, ये रहा इसका लोकेशन। यहाँ पे इसका लोकेशन है इस जिला का, आप इस 2 मैप में देख सकते हो। बात हो रहा है गुजरात का, तो ये जो गुजरात है ये भारत का सबसे लंबा तट रेखा इसी राज्य का है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, तो वो गुजरात राज्य की है, सबसे लंबी तट रेखा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शोधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यानी कि यूपी की कौन सी नदी पे केंद्रित जल शोधन परियोजना शुरू हुआ है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है,
तो ये शुरू किया गया है डी राप्ती नदी पे। देखिए इसके बारे में डिटेल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कौन सी नदी में, राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि प्रदूषित जल के कारण 1977 से लेकर के 2017 तक 50,000 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस और अन्य वेक्टर बोर्न डिजीज के कारण असमय दम तोड़ना पड़ा है। तो इसको रोकने के लिए हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए शहरों में अमृत मिशन और ग्रामीण एरिया में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है। इसके लिए शुद्ध पेयजल के लिए, क्योंकि अगर आप शुद्ध जल नहीं पीते हो तो आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो कौन कौन सी दूषित जल से होने वाली बीमारियों का जो समूह है वो ये है पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। इसमें जब पेचिस होता है तो आपको आंत पे इफेक्ट पड़ता है, टाइफाइड में भी आंत पे, पीलिया में लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और हैजा में भी आंत पे। कई बार एग्जाम में भी पूछ देता है कि कौन सी बीमारी से कौन से अंग पे प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ है, उसमें ये चीज़ पूछा था कि किस बीमारी से किस बॉडी के अंग में प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में। बात हो रहा है ये हुआ है राप्ती नदी में, तो इसके बारे में भी देख लीजिए डिटेल में, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। राप्ती नदी के बारे में आपको ये जानना है कि यह नेपाल के मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्र से निकलता है, यानी कि ये नेपाल से निकलने वाली नदी है और ये भारत के सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में बहती है। ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिर्फ एक राज्य में बहती है, तो यह सिर्फ एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ओके, और ये जा करके कहाँ पे मिल जाती है? ये मिल जाती है घाघरा नदी में, और ये नदी जो है ये फाइनली मिल जाती है गंगा नदी में। यानी कि राप्ती नदी सहायक है घाघरा नदी की, और जो घाघरा नदी है वो सहायक नदी है गंगा नदी की। यहाँ पे आप फोटो में यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, ये रहा राप्ती नदी आकर के मिल जा रही है घाघरा में, और ये मिल जा रही है कहाँ पे? गंगा रिवर में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा या बुरा। जैसा भी आपको लगता हो आप खुद करके कमेंट करके बता सकते हो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।